वन जिसका पर्यायवाची नाम जंगल, कानन, वीटप, बीहड़, अरण्य, विपिन, गहन आदि है। जंगल जिनमें विभिन्न छोटे बड़े जीव जानवर रहते हैं, उनमें स्वच्छंद विचरण करते हैं। पेड़ पौधे झाड़ झंकार से भरा अस्त व्यस्त जीवन संचरण जंगल का सर्वविदित भावार्थ है। जंगल जिसमें जनजीवन प्रकृति का आनंद लेते हैं, उसे महसूस करते हैं। जंगल स्वयं में प्रकृति का गोद है, जिनमें जीवन से संबंधित तमाम तरह विशिष्टता विद्यमान है। जीव जानवरों के अतिरिक्त इंसान के लिए भी जीवनोपयोगी तमाम तरह अनुकूलता जंगल में विद्यमान रहता है। सच कहे तो जंगल से इंसान का अटूट रिश्ता है। प्राणवायु से लेकर तमाम तरह ऊर्जा का संवहन वन की सौजन्यता है, जबकि सिर्फ उसके संरक्षण का सद्भार जीवन के हिस्से में है। जंगल का इतिहास जिंदगी के अस्तित्व का आधारशिला है। जिंदगी की उत्पत्ति का मुख्य सहभाग कहा जाता है। जिंदगी के रूप में सर्वप्रथम जलीय पौधा सेवार का प्रादुर्भाव हुआ था, तत्पश्चात झाड़ झंखाड़, फिर जीवन चक्र। वन तत्व संसाधनों का भंडार होता है। उनमें सुस्वादु फल, कंद, सुंदर अनुपम फूल पत्तियाँ, दुर्लभ लतिकाएँ, जड़ी बूटियाँ, शोभायमान परिदृश्य व पालतू जीव संज्ञान आदि भी उपस्थित होते हैं। जंगल के स्वच्छ वातावरण की निर्मल वायु आरोग्यवर्धक होती है। ऐसे ही अनेकानेक सौजन्य को पाकर हमारे पूर्वज पहले अभयारण्यवासी होते थे। वह वन में स्वच्छंद विचरण किया करते थे। वन के निर्मल वातावरण में ऋषि मुनि लंबी लंबी अवधियों तक योगाभ्यास किया करते थे। वन से ही नैसर्गिक ऊर्जा पाकर सब लोग चिरायु दीर्घायु रहते थे। तब दरअसल वन की कहानी हमारे दादाजी शेष जीवन शीर्षक के तौर पर हम बच्चों को बताया करते थे। तब वन के नाम पर हर गांव के एक छोर पर एक बगीचा शेष स्मृत नमूना छोड़ा जाता था। उसी के आसपास तालाब व पाटन संबंधी कूप आदि भी होता था। तब गांव का हर एक आदमी यथाभाव अपनी जमीन का कुछ एक हिस्सा प्रकृति के सहयोग में या अपने लिए फल फूल लकड़ी आदि की निर्भरता के लिए रख छोड़ते थे। एक ऐसा मौसम बसंत व ग्रीष्म का आता कि सारा गांव मंजर की खुशबू व तत्पश्चात फलों की सुगंध से प्राणमय हो जाता था। इस रसमयी खुशबू में एक अनोखी प्रीति रहती थी, जो सबके चेहरे को कांतिमय बना देती थी। वह हृदय अनुराग से रंजित रहता। सबके चेहरे पर आत्मानुभूति अनुराग देखते बनता। सभी ग्रामीण एक दूसरे से सस्नेह एक परिवार की भांति व्यवहारित होते। कहने का मतलब, पेड़ों की वजह से विवेक शीतल रहता और प्राय बुद्धि शांत व सकारात्मक सोचती। आक्रांतता व बुद्धि जनित भ्रामक बीमारियां गांव से कोसों दूर होती। ज्वर और विकार तो बस पेड़ पौधे के आयुर्वेदिक ज्ञान से ही छूमंतर हो जाया करते थे। दादाजी की कहानी शेष जीवन में जंगल से संबंधित संज्ञान एक वाचक विज्ञान के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था, क्योंकि उनकी कहानियों में पेड़ पौधे एक इंसान की तरह बोला करते थे और भाव एहसास महसूस कर पाते थे। उनके कहानियों में पेड़ पौधे अक्षय सिद्ध वर से विभूषित करने की सक्षमता भी रखते थे। उनके अनुसार युग युगांतर का प्रत्यक्ष दृष्टा पेड़ या जंगल होते थे। उनकी कहानियों में पेड़ पौधों भी एक महत्वाकांक्षी दुनिया होती है। उनकी भी एक महत्वाकांक्षी दुनिया होती है। उनमें भी साम्राज्य योजन की भीरुता होती है। पेड़ पौधे भी एक सचल जीव की भांति आपस में व्यवहारित होते हैं। तब हम बच्चे थे। नित्य रोमांचक कहानियों का विषय सार उतनी समझ में नहीं आती थी, पर जंगल के गौरवशाली लोकोक्तियों से जी नहीं उकताता था कभी, अपितु उत्साह बना रहता था। दादाजी ने ही बताया था, पेड़ के एक एक तंतु इंसान के लिए बहुतेरे उपयोगी होते हैं। तब हम फल फूल के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते थे। वो कहते, वन जिसमें जीवन स्रोत तमाम तर विशेषता उपलब्ध होती है, उस पर जिंदगी की निर्भरता कैसे है। दादाजी के अनुसार ऋषि मुनियों के योग व तप के बल से अगर वो चाहते तो पल में जंगल साफ करके सारी धरती को मैदान बना देते। या श्री राम जी अपने वन गमन के दौरान वन की मर्यादा को रौंदते हुए जंगल को विदीर्ण विच्छिन्न कर सकते थे, पर नहीं। एक प्रबल पौरुष होकर भी उन्होंने वन का मान व महत्व कभी घटने न दिया। अब लोग सक्षमता रहते हुए भी दुस्सह सफर अंतर्गत आत्मानुभूतियों को न परख पाते हैं, न ही प्रकृति के संग जीवन का आनंद ही महसूस कर पाते हैं। वैज्ञानिकता के नाम पर सहजता व सुगमता का लत जिंदगी पर प्रभावी है आजकल। हालांकि
आज भी वन निवासी असली आदिवासी कुछ बचे हैं जिनकी निर्भरता जंगल पर अधिकाधिक रहती है। प्रायः संभ्रांत विकसित लोग उनके ऐसे यापन को विस्मय व मनोरंजक दृष्टिकोण से तोलते हैं। पुरातन का जरा अवशेष आदि समाज एक कौतूहलता का विषय सा जान पड़ता है। बड़ी सहजता से लोग उन्हें जंगली कह देते हैं, पर उनके दुस्सह व निर्मल जीवन यापन की गंभीरता को महसूस नहीं कर पाते हैं। जिनका रूह जीवन जंगल में बसता है, उनके उस जंगल को मात्र निशान के तौर पर ही बाकी बचाया हुआ है। लोगों की मानसिकता इतनी स्वार्थपूर्ण हो चुकी है कि वो अपने हस्तगत जमीन के हर एक हिस्सों को भौतिकता से जोड़ रखते हैं या रखना चाहते हैं। आजकल लोग गलियारे में तृण तक का अवरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वच्छता व स्वच्छंदता के नाम पर गमले गमले फुलवारी सजाकर लोग वन के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। बड़ी समरसता भरा संस्कार लोग बड़े शान से कहते हैं, यूँ घर का साज सज्जा भी हो जाता है और वातावरण में यथाभाव ऑक्सीजन की संपूर्ति भी हो जाती है। स्निग्ध वातावरण के लिए इंसान द्वारा प्रकृति पर ऐसा उपकार खेद है। इंसान का उसके अपने ही जीवन से वैमनस्यता है या उनकी मूर्खता। प्रगतिशीलता के नाम पर विज्ञान का भारी लबादा इंसान के जीवन चक्र को सिकुड़ाता चला गया और अभी भी नित्य नव संस्थान के लिए शोध जारी है। इसीलिए कुपित प्रकृति कभी कभी आंदोलित या उन्मादी हो जाती है। लय क्षय प्रलय की स्थिति तब प्रगतिशीलता को फिर से मुहाने पर ला खड़ी करती है। तुच्छ संसाधन को भोगने के लिए अनमोल जिंदगी का दाव पर रख छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इंसान को अपनी ज़रूरतों को समेटने व सहेजने की ज़रूरत है। माना प्रकृति शब्द से हरित भावना व जीवन के प्रति समर्पित भाव समाहित है, पर ध्यान देने की बात है क्या प्रकृति का यह भाव उसको इंसान का अनुचर उसे संघोषित करता है? तो समझने की बात है नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। इंसान जंगल को काटकर अपने ही जीवन या उसके संयोजित वक्त का वास कर रहा है। वन में बहुतेरे जानवर भी पलते रहते हैं। उनका अधिकार जीवन चक्र की सामंजस्यता के लिए अत्यावश्यक रहता है। खैर, अब तो जीव जानवरों की बहुतेरी प्रजातियां मनुष्य के द्वारा जंगलों पर नृशंसता के फलस्वरूप लगभग विलुप्त प्राय है और जो कुछ जीवन विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें बचाने का प्रयास जारी है। हमारी धरती पर अभी भी कुछ एक अंश जंगलों का बाकी है। इनमें कुछ एक जंगल जिन्हें इंसान द्वारा संरक्षित किया गया है और जिसके साज सज्जा का ख्याल रखा गया है, वो बेहद सुंदर और प्रशंसनीय है। मन को मोहने वाला प्राकृतिक दृश्य विद्यमान है यहाँ। विलुप्त होते जंगलों का यह संरक्षित निशान हमें हमारे बच्चों को अवश्य दिखाना चाहिए और जंगल की विशेषताओं से उन्हें अवगत जरूर कराना चाहिए। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, जमी कार्पेट नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन अभ्यारण्य आदि अभी भी दर्शनीय स्थल के तौर पर जंगलों को विकसित करने का आयाम सुचारू है। यह वन जीवन के लिए सकारात्मक प्रयास है। इंसान जिस उपलब्धि को अपनी ही महत्वाकांक्षा के लिए एक हद तक खो चुका है उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यह जागरूकता हमारी सरकार की है। हमारे समाज को भी यथासंभव अपने क्षेत्र विशेष को पुनः हरियाली देकर इस हरित मुकाम का सहयोगी होना चाहिए।